अगर आपसे पूछा जाए कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? तो क्या आपके पास भी तुरंत एक नाम होगा या आप भी कंफ्यूज हो जाओगे? नीतीश, तेजस्वी, चिराग या प्रशांत किशोर? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिरंजन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक सवाल के जवाब ढूंढने के लिए है, कौन हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री और क्यों। और इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना होगा, जैसे बिहार की राजनीति, बिहार का इतिहास, बिहार की समस्याएं और बिहार के वोटर का मन। तो चलिए सारी चीजों को समझते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की मिट्टी से खुशबू आती है, लेकिन उस मिट्टी में छुपी है लाखों कहानियां। ये वो जमीन है जहां से चाणक्य जैसे महान राजनीति के विचार निकले। ये वो भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, और ये वही जगह है जहां से जेपी आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति का नक्शा बदल दिया। बिहार की मिट्टी से आवाज आती है, नेतागिरी से जनता की इम्तिहान ली जाती है। कुर्सी पर बैठने वाले बदलते रहते हैं, पर बिहार वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन बिहार का वोटर हमेशा से अलग रहा है। बिहार का वोटर इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। 1974 में जब सिस्टम खराब हुआ तो बिहार ने जेपी आंदोलन दिया। 1990 में जब जाति की आवाज उठी तब बिहार ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया, और 2005 में जब विकास के नारे पर जोर पड़ा तब बिहार ने नीतीश कुमार को कुर्सी दी। आज 2025 के इलेक्शन के करीब बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार को बिजली, पानी, सड़क दी, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी अलायंस बदलने की वजह से गिर गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी है जो एक यंग लीडर है, नौकरी की बात करते हैं पर जंगल राज का बोझ आज भी उनके कंधों पर है। तीसरी तरफ चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे और एक यंग लीडर, और अब एक नया नाम प्रशांत किशोर, जो पहले दूसरे नेताओं के लिए स्ट्रेटेजी बनाते थे लेकिन अब खुद ग्राउंड पर जनस्वराज यात्रा से बिहार को बदलने निकले हैं। आज बिहार की जनता नेताओं से पूछना चाहती है, पार्टी बदलती है, नेता बदलते हैं, लेकिन बिहार की तकदीर कब बदलेगी? हर चुनाव में नए वादे सुनाई देते हैं, पर आज भी जनता के सपने अधूरे हैं, वो कब पूरे होंगे? एक स्टूडेंट कहता है हमको जॉब चाहिए, माइग्रेशन नहीं। एक किसान कहता है हमको पानी और एमएसपी चाहिए। एक महिला कहती है हमको सेफ्टी और हेल्थ चाहिए, और एक मजदूर कहता है हमको इज्जत और लोकल रोजगार चाहिए। मतलब बिहार के वोटर की डिमांड सिर्फ दो ही चीज है, विकास और सम्मान। मेरा सवाल है आप सभी से, आपको क्या लगता है बिहार के लाखों युवा अपने घर को छोड़कर क्यों बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद भाग जाते हैं? क्या ये उनका सपना है या उनकी मजबूरी? और क्या बिहार में एजुकेशन और जॉब की इतनी कमी है कि हर घर से एक लड़के को माइग्रेट करना पड़ता है? तो चलिए आज हम डिटेल्स में समझते हैं बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन और रोजगार को। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन सिस्टम का हाल। बिहार के स्कूल का हाल आप सबने देखा है। गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर टाइम पर आते हैं, ना ही पढ़ाई का सिस्टम ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, कहीं सीलिंग टूटी हुई है, कहीं बेंच नहीं है, और कहीं कहीं तो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे अब इन चीजों में थोड़ी सी सुधार दिखने लगी है। अब देखते हैं कोचिंग कल्चर इन बिहार। पटना, गया, औरंगाबाद जैसे जगह कोचिंग हब्स बनकर है। हर लड़का लड़की ड्रीम देखता है आईआईटी, नीट, यूपीएससी, एसएससी का, और उनके पेरेंट्स अपने जमीन को बेचकर उन्हें कोचिंग भेजते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ता है। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आपको क्या लगता है कोचिंग कल्चर ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया है या और खराब कर दिया है? अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं। मेरे देखने से कोचिंग कल्चर ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और इंप्रूव किया है। अब समझते हैं हायर एजुकेशन क्राइसिस। बिहार की यूनिवर्सिटीज में कभी क्लास टाइम पर नहीं होती। सेशन इतना डिले होता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में खत्म होता है, और रिसर्च और लैब की तो इतनी कमी है कि बात ही नहीं पूछो। ना रिजल्ट टाइम पे आता है, ना एडमिशन टाइम पर होता है, और इस वजह से टैलेंटेड स्टूडेंट को भी बिहार छोड़कर जाना पड़ता है। माइग्रेशन प्रॉब्लम। हर साल लाखों स्टूडेंट और नौजवान दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार छोड़कर जाता है। रीजन इसका सिर्फ जॉब और एजुकेशन दोनों की कमी। बिहार के गांव से निकला हुआ लड़का जब बड़े शहरों में और मेट्रो सिटीज में जाता है तो उसे सिर्फ बिहार छोड़कर जाने का दुख नहीं होता, बल्कि उन शहरों में उसे डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। बिहार का बेटा टैलेंट से भरा हुआ होता है, लेकिन सिस्टम उसे माइग्रेट करने पर मजबूर कर देती है। जॉब की कमी। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं के बराबर है। आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल कुछ भी प्रॉपर नहीं है,
और सरकारी नौकरी के लिए लाखों बच्चे एक ही एग्जाम को देते हैं। एक वैकेंसी आती है और 50 लाख फॉर्म तुरंत फिल हो जाते हैं। सरकार के वादे वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। हर इलेक्शन में नेता कहता है हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सच ये है ग्राउंड पर काम जीरो है। सरकारी नौकरी की संख्या लिमिटेड है और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज नहीं किया जाता, इसलिए यूथ को माइग्रेट करना मजबूरी हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कोई सामान नहीं बल्कि बिहार का यूथ है। एक स्टूडेंट कहता है मैं बीपीएससी के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम कभी भी टाइम पर नहीं होता। दूसरा स्टूडेंट कहता है मेरे पेरेंट्स ने जमीन बेची कोचिंग के लिए, लेकिन अब तक मैं जॉबलेस हूं। और एक लड़की कहती है मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। इन 3 कहानियां में लाखों बिहार के स्टूडेंट का दर्द छुपा हुआ है, लेकिन इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? एजुकेशन रिफॉर्म, स्कूल में टीचर की अकाउंटेबिलिटी, यूनिवर्सिटीज में डिजिटल क्लासरूम हो, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, आईटी पार्क, इंडस्ट्रीज बिहार में खोली जाए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए और एग्जाम प्रोसेस फास्ट हो और करप्शन फ्री हो। आपने अक्सर सुना होगा बिहार में अगर बीमार पड़ जाओ तो दुआ करना कि कोई सीरियस केस ना हो, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये सच है? अब हम बात करेंगे कुछ बड़े और क्रूशियल प्रॉब्लम की, जैसे हेल्थ केयर, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पर। सबसे पहले हेल्थ केयर क्राइसिस। बिहार के गांव के हेल्थ केयर सेंटर में ना दवाई होते हैं ना डॉक्टर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिर्फ नाम के बने हुए होते हैं। पेशेंट को छोटी सी बीमारी होती है और उसके लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, और अगर सीरियस हो जाए तो उन्हें पटना या दिल्ली तक शिफ्ट होना पड़ता है। बिहार की कहानी ये है, अस्पताल तो खुले हैं पर डॉक्टर ही नहीं मिलते, और यहाँ जिंदगी से ज्यादा मौत के सिलसिले होते हैं। पटना एम्स और आईजीआईएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, पर वहां रस इतना होता है कि एक बेड के लिए 3 से 4 पेशेंट होते हैं। अपॉइंटमेंट महीनों दिनों बाद मिलता है, और कई जगह तो करप्शन की वजह से गरीब मरीज का सही से ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता, और डॉक्टर और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि दवा बाहर से लाओ क्योंकि हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन खत्म हो गई है। डॉक्टर एंड करप्शन। बिहार के हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर की बहुत कमी है। डॉक्टर पेशेंट रेशियो नेशनल एवरेज से बहुत कम है, और जो डॉक्टर बचे हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत कम टाइम देते हैं। बिहार के मेडिकल फील्ड को देख के सिर्फ यही याद आता है, सेहत बिकती है दवा बिकती है, सेहत बिकती है दवा बिकती है, गरीब की जान यहाँ सबसे सस्ती बिकती है। अब देखते हैं करप्शन इन सिस्टम। बिहार के हर डिपार्टमेंट में करप्शन एक नॉर्मल बात है। छोटी सी जॉब के लिए भी घूस देना पड़ता है। टेंडर प्रोसेस, स्कॉलरशिप, हर जगह करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। अब देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कहानी। 1990s के टाइम को याद करिए। बिहार का नाम था जंगल राज। लूट, मर्डर, किडनैपिंग ये आम बात थी। नीतीश कुमार के रूल के बाद लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन आज भी क्राइम हाई है। रेप केस, गैंग वार, पॉलिटिकल किलिंग आज भी न्यूज में आते हैं। अब बात करते हैं पुलिस एंड पॉलिटिक्स की। बिहार पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी है और पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। पुलिस को इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जाता है, जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं वीमेन सेफ्टी। बिहार की महिलाएं कहती हैं उन्हें अभी भी बाहर जाने से डर लगता है। हर साल वुमेन हरासमेंट और रेप केसेस बढ़ते हैं। इलेक्शन में सेफ्टी इशू की बात हर बार होती है, लेकिन ग्राउंड पर काम जीरो। अब इन सारी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? हेल्थ केयर में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट फास्ट ट्रैक हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए और डिजिटल हॉस्पिटल फैसिलिटी को प्रमोट किया जाए। करप्शन के लिए ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सिस्टम को कंपलसरी बनाया जाए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को मॉडर्न ट्रेनिंग दी जाए और पॉलिटिकल प्रेशर से उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। आप सबने एक चीज नोटिस की होगी, बिहार के हर बड़े लीडर के बच्चे भी पॉलिटिक्स में हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीति उनके बच्चों तक, पासवान जी की कुर्सी उनके बेटे तक। सवाल ये है, क्या बिहार की कुर्सी सिर्फ नेताओं के परिवार के लिए है या जनता के लिए भी है? अब हम बात करेंगे बिहार के सबसे कंट्रोवर्शियल इशू पे, फैमिली पॉलिटिक्स। 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स को मेन स्ट्रीम में लाया, लेकिन उनके राज्य को लोग जंगल राज कहते थे क्योंकि उसमें किडनैपिंग, मर्डर और क्राइम बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन लालू जब जेल गए तो उनकी कुर्सी राबड़ी देवी को मिल गई, और आज उनके बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी को लीड कर रहे हैं। कुछ इसी तरह रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा सही साइड चूज करते थे।
उनके बाद उनके बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को लीड कर रहे हैं। हालांकि पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई, पर चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। क्या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सही है या गलत? दुनिया के हर डेमोक्रेसी में कुछ हद तक फैमिली पॉलिटिक्स होती है, लेकिन बिहार में ये कुछ ज्यादा ही दिखती है। हर बड़े लीडर का एक वारिस तैयार बैठा है। इससे दो प्रॉब्लम होती है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को चांस नहीं मिलता और पार्टी एक परिवार तक लिमिटेड हो जाती है। बिहार के वोटर की सोच क्या है फैमिली पॉलिटिक्स पे? बिहार का वोटर कास्ट और लेगेसी दोनों देखता है। आरजेडी के वोटर कहते हैं लालू जी ने हमारा सम्मान दिया तो उनके बेटे को भी वोट देंगे। पासवान जी के सपोर्टर कहते हैं रामविलास जी के बाद चिराग ही नेचुरल लीडर है। लेकिन एजुकेटेड यूथ कहता है हमें काम चाहिए ना कि लेगेसी। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी होगी। टिकट देने का बेस सिर्फ परिवार नहीं बल्कि परफॉर्मेंस होना चाहिए। यूथ और प्रोफेशनल दोनों को पार्टी में स्पेस मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन चारों शख्स के बारे में जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन नेता है जो 20 साल से ज्यादा अपने कुर्सी के करीब बना रहा, तो जवाब सिंपल है, नीतीश कुमार। लेकिन सवाल यह है क्या नीतीश कुमार आज भी सुशासन बाबू हैं या उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है? नीतीश कुमार ने अपना पॉलिटिकल करियर 1974 के जेपी आंदोलन से शुरू किया। बहुत सालों तक उन्होंने ग्राउंड पॉलिटिक्स की और उनका इमेज बना एक हॉनेस्ट और एक सिंपल लीडर का। 2005 में जब नीतीश कुमार सीएम बने तब बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तब उन्होंने बिजली और सड़क पर काम किया, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, किडनैपिंग और मर्डर केसेस कम हुआ और तब बिहार के लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू का टाइटल दे दिया। नीतीश कुमार ने स्कूल में साइकिल स्कीम दिया, गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस किया, महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन दिया, लेकिन सिस्टम सस्टेनेबल नहीं बन पाया। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के स्ट्रेंथ और वीकनेस की। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी इमेज, एक हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस लीडर की। वो कास्ट को बैलेंस करते हैं और उन्होंने वुमेन वोटर्स को एम्पावर किया जो उनकी एक लॉयल बेस बन गई। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी वीकनेस है उनका बार बार अलायंस बदलना, कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाना और कभी आरजेडी के साथ हाथ मिलाना। लोग कहते हैं नीतीश कुमार अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे? अगर बीजेपी ने सपोर्ट किया तो हो सकता है, लेकिन अगर आरजेडी ने प्रेशर डाला तो मुश्किल है। नीतीश कुमार के लिए अब किंग मेकर बनना ज्यादा आसान है किंग बनने के मुकाबले, लेकिन बिहार के हिस्ट्री में नीतीश कुमार का नाम लिखा जाएगा एक ऐसे लीडर के रूप में जिसने जंगल राज से निकालकर बिहार को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनका पॉलिटिकल लेगेसी उनकी यूटर्न की वजह से वीक हो गया। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। बिहार की राजनीति में उनका नाम हमेशा कंट्रोवर्सी के साथ आता है। एक तरफ यूथ का होप है और दूसरी तरफ जंगल राज की याद है। तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन सकते हैं? अब हम जानेंगे उनका पूरा सच। तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे, दिल्ली डेयर डेविल्स आईपीएल टीम का हिस्सा भी रहे, लेकिन क्रिकेट में फ्लॉप हो गए। तब पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और 26 साल की उम्र में 2015 में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाला। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के स्ट्रेंथ और वीकनेस की। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो बिहार के सबसे यंग लीडर हैं। उनके रैलीज में लाखों की भीड़ आती है, कास्ट बेस स्ट्रांग है, मुस्लिम प्लस यादव। उनका इमेज यूथ आइकन बन रहा है, नौजवान अपना नेता उन्हें ही मानते हैं। और तेजस्वी की सबसे बड़ी वीकनेस है लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की यादें जो उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करती है। और ऑपोजिशन कहता है तेजस्वी की एक्सपीरियंस कम है। तेजस्वी ने असेंबली में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर का रोल प्ले किया। 2020 के इलेक्शन में उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा करके पूरे यूथ का दिल जीत लिया, लेकिन उनकी पार्टी थोड़े ही सीटों से सत्ता में आने से रह गई। लेकिन बिहार का बेरोजगार यूथ तेजस्वी के भाषण में अपने दर्द खुद सुनता है। तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी को एक फ्रेश ऑप्शन माना जाता है। यूथ कहता है नीतीश कुमार से अच्छा है एक नए फेस को मौका दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या तेजस्वी सीएम बन सकते हैं? अगर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस स्ट्रांग रहा तो तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी ने अपनी यूनिटी दिखाई तो तेजस्वी के लिए सीएम बनना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। उनके लिए एक ही बात याद आता है, दिल से एक्टर और मजबूरी से नेता। जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और उन्होंने बॉलीवुड से पॉलिटिक्स तक का सफर तय किया है और आज बिहार के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेता हैं। अब सवाल ये है क्या चिराग पासवान सिर्फ सिंपैथी वोट के सहारे चलने वाले नेता हैं या फिर
उनके अंदर बिहार के सीएम बनने का असली पोटेंशियल है। चिराग पासवान ने अपना करियर शुरू किया बॉलीवुड से। फिल्म थी मिले ना मिले हम, लेकिन उनका फिल्मी करियर फ्लॉप हुआ और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। सपना तो था फिल्म स्टार बनने का, लेकिन किस्मत के पन्ने पर नेता बनने की कहानी लिख गई। अब देखते हैं चिराग पासवान के स्ट्रेंथ और वीकनेस को। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मोदी के साथ अलाइनमेंट, जो खुद अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। पासवान कम्युनिटी उनके साथ है और खुद एक यंग लीडर है। चिराग पासवान की सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। एक तरफ चिराग है और दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस। अब बात करते हैं क्या चिराग पासवान सीएम बन सकते हैं। अगर बीजेपी ने चिराग पासवान को प्रीफर किया तो चिराग के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को प्रीफर किया तो चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री बनना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जिन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति बदली है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ स्ट्रेटेजी मास्टर है या फिर वो सीएम बनने का असली विजन रखते हैं। पीके एक हेल्थ एक्सपर्ट थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट में काम किया और 2011 में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा उन्हें ब्रेक मिला 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, जब उन्होंने मोदी जी के लिए एक कैंपेन डिजाइन किया। पीके ने 2014 में मोदी जी को पीएम बनाया। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अलायंस को जीत दिलवाई। 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह को जीत दिलाई और 2021 में ममता बनर्जी को जीत दिलाई। इंडिया का हर बड़ा इलेक्शन एक तरह से पीके का क्लासरूम बन चुका था और तब 2022 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल मिशन स्टार्ट किया, जन स्वराज यात्रा। मिशन था उनका बिहार को परिवारवाद और जातिवाद से बाहर निकालना। प्रशांत किशोर ने बोला, बिहार का असली विकास तब होगा जब नए लोग लीडरशिप में आएंगे। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के स्ट्रेंथ और वीकनेस पर। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का मास्टर। विजन क्लियर है, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार पर फोकस। अब प्रशांत किशोर के वीकनेस को देखते हैं। बिहार के ट्रेडिशनल कास्ट पॉलिटिक्स में उनका एक्सपेरिमेंट मुश्किल है और प्रशांत किशोर के पास अभी तक कोई भी इलेक्टोरल रिकॉर्ड नहीं है एज ए कैंडिडेट। प्रशांत किशोर का बिहार के लिए विजन है बिहार को एजुकेशन हब बनाना, इंडस्ट्रीज बिहार में लाना और माइग्रेशन को रोकना। अब सवाल आता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार के अगले सीएम बन सकते हैं? अगर उनकी जनसुराज यात्रा लोगों के दिलों में अपना जगह बना लेती है तो बनना आसान होगा, लेकिन अगर उनकी यात्रा और उनकी बातें लोगों के मन में अपना जगह नहीं बना पाती है तो उनके लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप बिहार के किसी भी गांव में जाओगे तो एक सवाल हर जगह सुनने को मिलेगा, हमारे बच्चे को नौकरी कब मिलेगी। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विकास की कमी। अब हम डिटेल्स में समझेंगे बिहार के असली 8 प्रॉब्लम को और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन को। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन। बिहार में हर साल लाखों नौजवान स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से उन्हें बिहार छोड़कर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद भाग जाना पड़ता है। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? बिहार में इंडस्ट्रीज लानी होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, आईटी हब्स बनाने होंगे और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के जॉब को भी प्रमोट करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। बिहार में एजुकेशन क्वालिटी की कमी है। बिहार के टीचर ना स्कूल टाइम पर आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और हायर एजुकेशन के लिए बिहार के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है टीचर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, हेल्थ केयर। बिहार में हेल्थ केयर सिस्टम सबसे खराब है। बिहार के गांव में ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, ना ही दवा। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अच्छा करना होगा, डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 4, करप्शन एंड गवर्नेंस। बिहार की इमेज करप्शन की वजह से पूरी तरह से खराब हो गई है। हर एक आम आदमी को किसी काम के लिए भी घूस देना पड़ता है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विस को हमें प्रमोट करना होगा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 5, लॉ एंड ऑर्डर। 1990s का जंगल राज बिहार की सबसे बुरी पहचान है, लेकिन आज भी क्राइम और किडनैपिंग दोनों हाई रेट पे है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है पुलिस रिफॉर्म और मॉडर्न ट्रेनिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। प्रॉब्लम नंबर 6, कास्ट पॉलिटिक्स एंड फैमिली पॉलिटिक्स। बिहार की राजनीति कास्ट और परिवार के चक्कर में घूमती रहती है और डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट करना और यूथ और प्रोफेशनल को पार्टी में आगे लाना। प्रॉब्लम नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार के गांव में अभी भी
रोड, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की कमी है। फ्लड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से हर साल नुकसान होता है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ग्रीन एनर्जी एंड सोलर पावर का यूज और फ्लड मैनेजमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सिस्टम। प्रॉब्लम नंबर 8, एग्रीकल्चर। बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, लेकिन वहां के किसान गरीब हैं। एमएसपी और मार्केट फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? फार्मर को इरिगेशन और स्टोरेज फैसिलिटी देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और डायरेक्ट फार्म टू मार्केट सिस्टम को क्रिएट करना। बिहार के यूथ टैलेंटेड और हार्डवर्किंग है। अगर सिस्टम सुधर जाए तो बिहार इंडिया का पावर हाउस बन जाएगा। बिहार के पास सब कुछ है, बस लीडरशिप और प्लानिंग की कमी है। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन सिर्फ एक चुनाव नहीं होता, एक महाड्रामा होता है। नेता कहते हैं हम विकास देंगे, मीडिया कहती है हम टीआरपी देंगे और यूथ कहता है हमें सिर्फ नौकरी देना। बिहार के अंदर रैली एक मेला जैसी होती है। नेता स्टेज पे चढ़ते ही स्लोगन बोलने लगते हैं और फ्री में प्रॉमिस बरसाए जाते हैं। हर इलेक्शन में 10 लाख जॉब, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री हेल्थ केयर की बात होती है, लेकिन रियलिटी में इम्प्लीमेशन जीरो होता है। और बिहार के मीडिया का काम भी बाइस्ड होता है। कुछ लोग सिर्फ रूलिंग पार्टी का गाते हैं और कुछ मीडिया वाले सिर्फ अपोजिशन का गाते हैं। लेकिन बिहार की असली ताकत आवाम है, चाहे वो स्टूडेंट हो, फार्मर हो या महिला वोटर। अब हम जानेंगे कि आम लोग क्या चाहते हैं और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। फार्मर कहता है हमें इरिगेशन और एमएसपी चाहिए और फर्टिलाइजर और सीड्स हमें टाइमली चाहिए। स्टूडेंट की डिमांड है जॉब और एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी और स्कॉलरशिप और कोचिंग में फैसिलिटी। महिला वोटर को सेफ्टी, एजुकेशन और एम्पावरमेंट चाहिए। साइकिल स्कीम बहुत पसंद आया, लेकिन अब उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अर्बन वोटर्स की डिमांड है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी। और रूरल वोटर्स की डिमांड है रोड, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ बेसिक सुविधाएं। जो भी कैंडिडेट इन दोनों को अच्छे से बैलेंस करेगा, उसके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स ज्यादा इंक्लाइंड है तेजस्वी और नीतीश की तरफ। यूथ और एजुकेटेड पीपल के लिए पीके और तेजस्वी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और दलित वोट चिराग और पीके के लिए ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। बिहार के नेक्स्ट सीएम के लिए फैक्टर्स है कास्ट, डेवलपमेंट, यूथ और मीडिया इमेज। जो इन सबको अच्छे से बैलेंस करेगा वही विनर होगा। जो आम आदमी के दिल को जीतेगा वही बिहार का असली किंग बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश, तेजस्वी, चिराग या प्रशांत किशोर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।